हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने सामाजिक अध्ययन में इसके प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 52 तक पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, धूमकेतु क्या होता है। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 19 में हम लोग, ये 19वां लेक्चर है आपका सामाजिक अध्ययन 5वां पेपर राजन सीरीज का। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब डेट फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाल विकास शिक्षण अधिगम विज्ञान गणित के सारे प्रश्नों PYQs मॉडल प्रश्न पत्र संपूर्ण हल सहित वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, लिंक है। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 53 क्या है, देखिए 2022 में पूछा है, पूरा पाषाण कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आपको पता है पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल को पत्थर वाला काल जो कहते हैं, स्टोन एज। ठीक है, तो पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण। तो जिसमें से आपको पाषाण काल में से जो पहला काल है पूरा पाषाण काल, ठीक है, प्री स्टोन एज, उसके चित्रकला पर प्रकाश डालिए। तो प्री स्टोन एज पूरा पाषाण कालीन चित्रकला के बारे में पढ़िए। तो पूरा पाषाण युग में मानव ने अपने मनोरंजन तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के भावपूर्ण चित्र बनाए और उनमें लाल पीले नीले एवं भूरे रंगों का प्रयोग किया। यानी कि जो पूरा पाषाण कालीन मनुष्य था उसने लाल पीले नीले और भूरे रंगों का भावपूर्ण चित्र बनाया। अल्तमीर अल्तमीर स्पेन व लास्को फ्रांस। ठीक है, तो अल्तमीर आपका स्पेन में है, लास्को आपका फ्रांस में है। ये गुफाओं में निर्मित सुअरों एवं 12 सिंहों आदि पशुओं के चित्र पूरा पाषाण कालीन कला के सुंदर नमूने हैं जो आज भी दर्शनीय हैं। इस काल में मानव अपने औजारों तथा हथियारों पर खुदाई करके उन पर भी पशुओं के चित्र बनाया करता था। ठीक है, देखिए आपका पूरा पाषाण कालीन चित्रकला। तो पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे अथवा झील के पास रहता था। ठीक है, इससे उसे शिकार करने में सरलता होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। यानी कि पूरा पाषाण कालीन मनुष्य का भोजन ही क्या था, शिकार से प्राप्त मांस था। आकाश के नीचे नदियों के किनारे रहता था। कंदमूल एवं फल भी उसके भोजन में शामिल थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। मनुष्य को क्या घर नहीं बनाना आता था, पूरा पाषाण कालीन मनुष्य को, तो वो गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया था। शिकार की खोज में वह निरंतर घूमता रहता था। ठीक है, इस प्रकार उसका कोई अस्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसने आग के प्रयोग की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना शुरू कर दिया। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना शुरू किया। ठीक है, तो पूरा पाषाण कालीन मनुष्य ने ही सबसे पहले हड्डी के औजार बनाना प्रारंभ किए। यह औजार उसके बुद्धि विकास को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करता था, जिसे वह आपस में बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार मानव में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। आदि मानव के पास न ही जंगल के जानवरों जैसे पैने नाखून थे और न ही नुकीले दांत, न जबड़े न ही सींग थे। उसकी बड़ी समस्या अपने से अधिक ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने तथा उनका शिकार करने की थी। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया। ठीक है, उस समय पशुओं का शिकार करने के लिए जो अब उससे ज़्यादा खूंखार थे और अपने जीवन की रक्षा करने के लिए क्या किया, पत्थर के औजार और हड्डियों के औजार बनाना प्रारंभ किया आदि मानव। क्योंकि उस युग में पत्थर सरलता से प्राप्त हो जाता था कहीं पे भी। इस युग में पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, वे बेडौल तथा भौड़ी आकृति के वाले थे। यानी कि उसमें धारदार नहीं थे और वो बेडौल थे, सुडौल नहीं थे। औजार बनाने हेतु वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। ठीक है, ताकि एक पत्थर से, क्योंकि उस टाइम धातु का भी खोज नहीं हुआ था, तो इसीलिए वो क्या करते थे, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे टक्कर मारते थे, पत्थर फूट जाता था, तो वो क्या होता था, थोड़ा सा आपका उसमें धार आ जाता था।
फिर भी बेडौल हुआ करता था, धारदार नहीं हुआ करता था, ना ही सुडौल हुआ करता था। तो एक पत्थर के दूसरे पत्थर से टकराने पर चिंगारी निकलती थी। निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियाँ आदि को जलाने लगे। आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि मानी गई थी। इस प्रकार आप लोग चित्रकला और पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 देखिए आपका। वस्तु विनिमय प्रणाली को उदाहरण देकर समझाइए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसको उदाहरण देकर समझाना है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से आस है, जब एक वस्तु अथवा सेवा के बदले कोई दूसरी वस्तु या सेवा दी जाती है। सेवा का मतलब ये हो गया आपको, जैसे जो भी तृतीय क्षेत्र वाले हो गए, जैसे आपका फ़ोन का रिचार्ज करवाते हैं तो आप को कंपनी क्या करती है, सेवा प्रदान करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेवा के अंतर्गत आती हैं। तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। ठीक है, अतः इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि जब दो पक्ष आपस में स्वेच्छा तथा पारस्परिक सहयोग के आधार पर अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो इस अवस्था को वस्तु विनिमय कहा जाता है। ठीक है, और कोई दो व्यक्ति अपनी वस्तुओं या सेवाओं को अपनी इच्छा अनुसार पारस्परिक सहयोग के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो इस अवस्था को वस्तु विनिमय कहा जाता है। जेवंस के अनुसार तुलनात्मक रूप से कम आवश्यक वस्तु देकर तुलनात्मक रूप से अधिक आवश्यक वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। तो जेवंस अर्थशास्त्री के अनुसार तुलनात्मक रूप से कम आवश्यक वस्तु देकर तुलनात्मक रूप से अधिक आवश्यक वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 रुपये का सामान देता है किसी को, तो उससे वो अपेक्षा करता है कि वो उसे 4 रुपये की वस्तु प्राप्त होगी, तो वो वस्तु विनिमय कहलाएगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये तीनों आपके क्या हैं, पाषाण काल के विभाजन हैं। पत्थर के औजारों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो इन तीनों कालों में पत्थर की क्या क्या विशेषताएं थी बताइए। अथवा पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के औजारों में क्या अंतर थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपके ये 2019 में पूछा गया है। तो देखिए जो तीनों काल के पत्थर वाले औजार थे उनमें क्या समानताएं, क्या असमानताएं, क्या डिफरेंसेस नहीं थी। तो विभिन्न कालों के पत्थर के औजारों की विशेषताएं। तो पूरा पाषाण काल, प्री स्टोन एज। तो देखिए पूरा पाषाण काल के बारे में, इस काल में मानव ने पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। यानी कि पूरा पाषाण काल से पत्थर के औजार बनाना मनुष्य ने प्रारंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप इनकी आहार पद्धति में थोड़ा परिवर्तन आया। इससे पूर्व मानव पेड़ों के फल, कंद तथा मेवे आदि खाकर अपनी भूख मिटाता था। इस काल में मानव को औजारों का निर्माण शुरू कर उनका प्रयोग शिकार के लिए किया था। उसने मांसाहारी भोजन की शुरुआत की। उसने छोटे छोटे पशु पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया था। पूरा पाषाण कालीन मनुष्य। मध्य पाषाण काल आपका, तो जो मध्य पाषाण काल हो जाएगा, देखिए मध्य पाषाण काल, इस काल में मानव ने अपने शिकार करने के औजार अधिक उन्नत तथा परिष्कृत बना लिए थे। इस समय पत्थर के कुल्हाड़ी, हड्डी, धातु तथा लकड़ी के भी औजारों का निर्माण शुरू हो गया था। इससे विभिन्न प्रकार के स्क्रैपर, पुटीन तथा वेधक यानी कि भेदने वाले आदि औजार प्रमुख थे। इनका निर्माण ब्लेड पर किया गया था। ठीक है, तो मध्य पाषाण कालीन मनुष्य ने क्या किया, वो बहुत प्रेसाइज औजार बना लिया। ठीक है, जैसे जैसे युग बीतता गया वैसे वैसे विकास होता चला गया। ठीक है, तो नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में एक तरफ पत्थर के अच्छे औजार निर्मित होने लगे थे, तो दूसरी ओर मानव ने धातुओं की खोज की और धातुओं के औजार बनाना शुरू कर दिया। यानी कि मनुष्य, नवपाषाण कालीन मनुष्य क्या हो गया, होशियार हो गया। उसने क्या किया, अच्छे औजारों से पत्थर के छोड़ के उन्हें धातुओं से औजार बनाने लगा। ठीक है, धातुओं में सोना, चांदी, रांगा और जस्ते की खोज हुई। जस्ता तथा तांबा मिलाकर पीतल बनाया। ठीक है, तो जस्ता और तांबा मिलाकर पूरा नवपाषाण कालीन मनुष्य ने पीतल बनाया था। यही इस काल की महान उपलब्धि थी। तो नवपाषाण काल की महान उपलब्धि क्या थी, आपका जो पीतल बनाया था जस्ता और तांबा को मिला करके, और उसने विभिन्न धातुओं के औजार बनाए।
तो इसी से क्या हुआ, अच्छे औजार निर्मित हुए। तो यही क्या था, नवपाषाण कालीन मनुष्य का उपलब्धि था। और मध्य पाषाण कालीन मनुष्य क्या किया, कुल्हाड़ी हड्डी धातु से औजारों का निर्माण शुरू कर दिया। देखिए जो प्रश्न नंबर 56 नेक्स्ट क्या है, नासा क्या है वर्णन कीजिए। तो आपको पता है जो नासा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो नासा को अंग्रेजी में नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स, एस से स्पेस, ए से एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। ठीक है, इसे संक्षेप में नासा कहते हैं। ठीक है, NASA के नाम से भी जानते हैं। नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1958 में इसके पूर्वाधिकारी संस्था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, ठीक है, NCA, ठीक है, वो क्या हो गया, NCA के स्थान पर किया गया। 29 जुलाई 1958 को राष्ट्रपिता आइजनहावर द्वारा नासा की स्थापना की गई। अक्टूबर 1958 को इसका परिचालन प्रारंभ किया गया। यह संस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सरकारी शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स एवं एरोस्पेस संशोधन के लिए उत्तरदायी है। यानी कि ये क्या है, नासा आपका स्पेस और सरकारी संस्था है और इसमें एरोस्पेस के रिसर्च चलते हैं। ये आपका अमेरिकी संस्थान है जिस प्रकार हम लोगों का इसरो है। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य, ठीक है, तो इसका टारगेटेड सेंटेंस क्या हो गया, तो भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, यानी कि फ्यूचर में क्या जगह, स्पेस रिसर्च इन फ्यूचर। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, स्पेस रिसर्च इन फ्यूचर। वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना रहा है। 14 सितंबर 2011 में नासा ने यह घोषणा की थी कि उन्होंने एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिजाइन का चुनाव किया है जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एवं अधिक दूर तक सफल करने में सक्षम होंगे और अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम साबित होंगे। ठीक है, 1946 में एरोनॉटिक्स हेतु राष्ट्रीय सलाहकार समिति नासा ने क्या किया था, 1950 के दशक में सुपरसोनिक बेल X1, ठीक है, सुपरसोनिक बेल X1 का रॉकेट विमानों के साथ प्रयोग किया था एवं अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिक वर्ष के लिए एक कृत्रिम उपग्रह को 1957 में लॉन्च करने की चुनौती थी। इसके लिए एक प्रयास अमेरिकन परियोजना मोहरा था। ठीक है, 4 अक्टूबर 1957 पर दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, जो आपने सुना होगा, के सोवियत प्रक्षेपण के पश्चात, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्यान अपनी ही नवेली अंतरिक्ष प्रयत्नों की ओर कर दिया गया। स्पुतनिक फर्स्ट संकट के रूप में जाना जाता है, इसलिए अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नेतृत्व करने कथित धमकी से परेशान होकर तत्काल और शीघ्रता से कार्रवाई करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर और उनके सलाहकारों ने जानबूझकर उपायों की सलाह दी। नासा पर आधारित एक नवीन संघीय एजेंसी ने अंतरिक्ष में समस्त गैर सैन्य, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गैर सैन्य, देखिए, गतिविधि का संचालन करने की आवश्यकता समझी एवं इसके तहत एक समझौते के लिए नेतृत्व किया। फरवरी 1958 में सैन्य आवेदन के लिए एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ARPA को बनाया गया था। देखिए, तो नासा का ये आप इतिहास देखिए, इतना बड़ा है, तो आप लोग इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के पढ़ सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या हो जाएगा? हाँ, यह हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है, गोल मानते हैं, लेकिन इसका वास्तविक शेप क्या है? जियोइड है, ठीक है। इसका स्पेलिंग क्या आ जाएगा? पृथ्वी का शेप कैसा है? GEOID, ठीक है। तो ये किससे बना है? देखिए जियो प्लस ID से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जियोइड का, पृथ्व्याकार, ठीक है। अतः प्रत्येक स्थान पर पूरब या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है, ठीक है। पृथ्वी के ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, ठीक है। तो पृथ्वी पर मान लीजिए आप ग्लोब अगर आप देखे होंगे तो ग्लोब ऐसे ही होता है, ठीक है। आपको पता है जो ये ऐसी लाइन होती हैं वर्ड, ठीक है, ये आपकी क्षैतिज रेखाएं आपका अक्षांश कहलाती हैं, और जो आपका ये ऐसे लंबवत रेखाएं हैं, ठीक है, पृथ्वी पर जो काल्पनिक लंबवत रेखाएं हैं या आपकी जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, उन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो पृथ्वी के ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, तो पूर्वी और पश्चिमी देखिए आपका ये ईस्ट हो जाएगा और आपका ये वेस्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए 180 डिग्री यहाँ पे है, 180 डिग्री पूर्व ये है और 180 डिग्री पश्चिमी आपका ये है, मान लीजिए, ठीक। क्या है? ये दोनों क्या है? एक ही सरल रेखा माना जाता है, ठीक है। ये दोनों एक ही सरल रेखा होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ये होता है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से, चूंकि आपको 3D में मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, ग्लोब रहेगा तभी दिखा सकते हैं। तो यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चलते हैं, तो देखिए 180 डिग्री यही पूर्वी देशांतर की ओर चलते हैं, चलें तो 180 गुणे 4 बराबर 720 मिनट या 12 घंटे, ठीक है। अगर आप 0 डिग्री से 180 डिग्री आप पूर्व में देशांतर रेखा की तरफ चलेंगे तो 180 डिग्री चल लिए, ठीक है। तो 180 डिग्री गुणे 4 720 मिनट, और 720 मिनट को बदलेंगे घंटा में तो 12 घंटा होगा। तो 12 घंटे का समय बढ़ जाता है, यानी कि इधर चलेंगे तो आपका 12 घंटे का समय बढ़ जाएगा। और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी कि इस 0 डिग्री से इधर चलेंगे पश्चिम साइड 180 डिग्री, तो फिर क्या करिए, तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। इधर चलेंगे तो कम हो जाएगा पश्चिम में, और पूर्व में चलेंगे तो बढ़ जाता है। अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या एक दिन के समय का अंतर आ जाता है, ठीक है। यानी कि पूर्व में जा रहे हैं तो 12 घंटा बढ़ रहा है, पश्चिम में जा रहे हैं तो 12 घंटा घट रहा है। यानी कि आप अगर 0 डिग्री देशांतर से जा रहे हैं, 0 डिग्री को क्या कहते हैं? ग्रीनविच या मध्याह्न रेखा। तो उस 0 डिग्री से जा रहे हैं तो आपका 24 घंटे या एक दिन का अंतर आ जाता है। इसलिए पूर्व अथवा पश्चिम की ओर से 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर एक दिन घट या बढ़ जाएगा। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है, ठीक है, ताकि समय में क्या हो, अव्यवस्था ना हो। इस रेखा को पार करते समय एक दिन बढ़ाकर अथवा घटाकर तिथि परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो आपका ये था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 58 है आपका, गोलार्ध क्या है, ठीक है। गोलार्ध क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो गोलार्ध को क्या कहते हैं? हेमी स्फेयर, ठीक है। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड है, ठीक है। और हमारी पृथ्वी क्या है? लगभग अंडाकार मानते हैं, कुछ लोग गोलाकार मानते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्यतः क्या है? पृथ्वी का शेप जियोइड है। तो देखिए गोलार्ध तथा ध्रुव का संबंध ग्लोब से होता है, ठीक है। पूरे विश्व को दो भागों में बांटकर इन्हें दक्षिणी व उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये हमारा पृथ्वी ग्लोब है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये पूरा ये हमारा उत्तरी, देखिए जो मैं इसको रंग रहा हूँ आपका ग्रीन से, जो मैं रंग रहा हूँ ये क्या है? देखिए जो ग्रीन वाला क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट येलो वाला है, जो ये येलो वाला है, ये आपका क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। समझ में आया? यह भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाने वाला अंतिम भाग होता है, इसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है ये पृथ्वी गोल है, ये क्या है आपका? देखिए जो बीच में ये बीच वाली लाइन क्या है आपका? ये यही आपका क्या है? भूमध्य रेखा है,
यही यही वाली लाइन क्या है आपकी, ये वाली जो लाइन है आपकी भूमध्य रेखा है। तो जो भूमध्य रेखा कहाँ पे है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जो पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करती है। जो बीचों बीच वाली लाइन है पृथ्वी के, वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा। उत्तर की तरफ जाने वाली रेखा को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, वह दक्षिण तरफ जाने वाली रेखा दक्षिणी गोलार्ध कहलाती है। तो मैंने आपको बता दिया है चित्र के माध्यम से, तो आप बना के लिख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधता व शीतोष्णकटिबंधता का क्षेत्र पाया जाता है। तो देखिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक। देखिए ये वाली जो लाइन है, एक सेकेंड सॉरी, ये आपका जो ये वाला लाइन है आपका, ये क्या है, भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा है। और ये देखिए आपका क्या है, ये नॉर्थ साइड है, ये उत्तर है, और ये आपका साउथ है। तो ये आपका जो जो 0 डिग्री के ये ऊपर वाला एरिया है, नॉर्थ साइड वाला, ये जो नॉर्थ साइड वाला आपका अर्धगोला है, ठीक है, जो हेमी स्फेयर है, ये आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंधता और शीतोष्ण कटिबंधता, यानी कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, गर्मी भी पाया जाता है और ठंडी भी पाया जाता है। यानी यानी कि गर्मी और ठंडी वाले क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं। यानी कि क्या है, गर्मी वाले भी जोन हैं और ठंडी वाले भी जोन पाए जाते हैं, एरिया पाए जाते हैं। वह दक्षिणी गोलार्ध में भी उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में क्या, उष्ण और शीत वाला दोनों जोन पाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में विभक्त किया गया है। इन भागों को कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से जो आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को क्या किया गया है, विभक्त किया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको कटिबंध कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखिए प्रश्न नंबर 58 तक पढ़ लिए हैं, गोलार्ध क्या है। चलिए आगे का जो प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विभिन्न क्लास है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।